नमस्कार, मैं रविश कुमार। फ्रांस में आखिर क्या हो गया? संसदीय चुनाव में राइट विंग को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन मैक्रों की पार्टी को भी बहुमत नहीं मिला। धुर दक्षिणपंथी पार्टी को अब तक का सबसे ज्यादा वोट मिला। इसके बाद भी मारिन लुपेन सत्ता से बहुत दूर रह गई। क्या फ्रांस ने राइट विंग ताकतों को रोक दिया है और उदारवादी ताकतों को भी रिजेक्ट किया है? किसी अल्पसंख्यक समुदाय और माइग्रेशन के प्रति नफरती सोच रखने वाले राइट विंग पर जनता ने क्यों नहीं भरोसा किया? फ्रांस में पिछले कई चुनावों से राइट विंग के आने का खतरा बताया जा रहा था, लेकिन इस चुनाव में जनता ने लेफ्ट को मजबूत कर दिया। जबकि चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद लेफ्ट फ्रंट का गठन हुआ, वो भी रेडिकल लेफ्ट उसमें सबसे आगे लीड करता है। उसे दक्षिणपंथ से अधिक सीटें मिल गईं। जिस जनता को मध्यम मार्गी उदारवादी पार्टियों की तरफ जाने की आदत थी, वो जनता राइट की तरफ जाते जाते लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है, उसे मजबूत कर देती है। तो क्या अब राइट विंग को रोकने वाले मैक्रों लेफ्ट के गठबंधन को रोकने की कोई चाल चलेंगे? ये नतीजे बता रहे हैं कि अंधराष्ट्रवाद पर आधारित नफरती दक्षिणपंथ को रोकना है और दूसरी तरफ हथियारों की बिक्री पर टिकी युद्धवादी नीतियों को रोकना है, तो बीच में लेफ्ट को मजबूत करना पड़ेगा। फ्रांस के लेफ्ट और ब्रिटेन के लेफ्ट में अंतर है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने लेफ्ट होने के अपने कई मुख्य मुद्दों से किनारा कर लिया, वो अब टोरी के जैसी दिखती है, लेकिन फ्रांस में काफी कुछ अलग है। यहां का चुनाव काफी कुछ भारत के जैसा लगता है। गठबंधन के स्वरूप में भी अलग अलग दल की जगह गठबंधन के उम्मीदवारों पर दांव चलने की रणनीति भारत से लगता है फ्रांस पहुंच गई है। राष्ट्रपति मैक्रों और लेफ्ट गठबंधन ने अपने कमजोर उम्मीदवारों को चुनाव की दौड़ से हटा लिया ताकि मारिन लुपेन की गाड़ी रोक दी जाए, मगर लेफ्ट और मध्य मार्गी के बीच गठबंधन फिर भी नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह जैसे इंडिया गठबंधन में भी कई जगहों पर स्पष्ट गठबंधन नहीं बन सका। केवल गठबंधन ही नहीं, जिस तरह से भारत में संविधान और संवैधानिक मूल्यों पर हमले का मुद्दा बना था, उसी तरह फ्रांस के चुनावों में भी फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और रिपब्लिक के मूल्यों को बचाने का मुद्दा जोर पकड़ा। इस चुनाव में राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी का भी वही हाल हुआ जो भारत में बीजेपी का हुआ है। मैक्रों के गठबंधन को भी बहुमत नहीं मिला। जैसे भारत में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत प्राप्त था, 240 सीटों पर सिमट गई। इसलिए फ्रांस के चुनावी नतीजों से यूरोप के एक वर्ग में खासा उत्साह है कि फांसीवादी ताकतों को रोक दिया गया है। इसी का जश्न मनाया जा रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने फ्रांस और ब्रिटेन की जनता को बधाई दी है कि उन्होंने फार राइट को सत्ता में आने से रोक दिया और ऐसी सरकार को चुना जो लोगों की समस्याओं को केंद्र में रखती है। इस तरह से भी बधाई दी जाती है, यह भी हिंदी प्रदेश को जानना चाहिए, ना कि हर बधाई में माई फ्रेंड किया जाता है। पेरिस के प्लास दे ला रिपब्लिक में जुटी जनता की भीड़ बता रही है कि इस जीत का कितना महत्व है। जब फ्रांस में पहले चरण के चुनावों के बाद धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की जीत सुनिश्चित बताई जा रही थी, तो फ्रांस के फिल्म और खेल से लेकर कला जगत की कई नामी हस्तियों ने आगे आकर जनता से उन्हें जीतने से रोकने की अपील की। राइट विंग और नफरत की राजनीति के खिलाफ खुलकर बोले। फ्रांस की स्ट्रीमिंग स्टार गायिका आया नाकामुरा जैसे कलाकार इस अपील में शामिल हुए। इसमें एक बड़ा नाम फ्रांस की फुटबॉल टीम के कप्तान किलियन एम्बापे का रहा। विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े सितारे माने जा रहे एम्बापे ने दूसरे चरण में लोगों से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की, जिससे इमिग्रेशन विरोधी धुर दक्षिणपंथी दल नेशनल रैली को किसी तरह जीतने से रोका जा सके। एम्बापे ने खास तौर पर देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि यह संकट का समय है, हम अपने देश को इन लोगों के हाथों में नहीं जाने दे सकते, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ होगा। पेरिस में पैदा हुए 25 साल के एम्बापे का परिवार अल्जीरिया
और कैमरून से आता है। दूसरे दौर की वोटिंग के 2 दिन पहले CNN से एक साक्षात्कार में जब लू पेन से एम्बापे की अपील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब में कहा कि खुद प्रवासी पृष्ठभूमि से आने वाले एम्बापे फ्रेंच लोगों के प्रतिनिधि नहीं हैं। मगर इस चुनाव ने गलत साबित कर दिया। फ्रांस सिर्फ फ्रेंच लोगों का है, अमेरिका सिर्फ अमेरिकन लोगों का है, ब्रिटेन सिर्फ ब्रिटिश लोगों का है। इस तरह की राजनीति अब पिछड़ती चली जा रही है और इसकी मूर्खता और इसके पीछे की हिंसा जनता को अब दिखाई देने लगी है। ब्रिटेन में भी फिलिस्तीन को लेकर महीनों प्रदर्शनों का सिलसिला चला। वहां तो नतीजे आने के बाद भी गजा में हो रही बमबारी के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। फ्रांस के चुनाव में भी गजा में जारी हिंसा ने युवाओं को राइट विंग से दूर किया है और इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिल रहा है। चुनाव फ्रांस में हुआ है, लेकिन यहां नारे लग रहे हैं फिलिस्तीन की आजादी। प्लास दे ला रिपब्लिक में जमा हुए लोग हैं ये। लेफ्ट पार्टी के ही नेता ने कुछ समय पहले फ्रांस की नेशनल असेंबली के भीतर फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया था। फ्रांस के कानून के अनुसार ऐसा करना गुनाह है। पेरिस के प्लास दे ला रिपब्लिक चौराहे पर लेफ्ट समर्थकों का यहां जुटान बता रहा है कि गजा पर इस्राइल का लगातार हमला दुनिया भर में राजनीतिक परिवर्तन करा रहा है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 4 उम्मीदवारों को फिलिस्तीन समर्थक 4 निर्दलीय उम्मीदवारों से करारी हार का सामना करना पड़ा है। फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए और गजा में हो रही हिंसा को रोकने के लिए नारे लगाने वालों में यहाँ ज़्यादातर युवा नजर आ रहे हैं। यह वीडियो हमें अयूब पटेल ने भेजा है। फ्रांस में भी गजा समर्थक रैलियों को रोकने के लिए अंकुश लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन इससे जनमत में खास फर्क नहीं आया। इस्राइल के हमले ने यूरोप में दक्षिण पंथ की तरफ आकर्षित हो रहे युवाओं को लेफ्ट की तरफ धकेला है। लेफ्ट पॉपुलर फ्रंट ने अपने चुनावी अभियान में फिलिस्तीनी राज्य को फौरन मान्यता देने का वादा किया था, लेकिन मारिन लू पेन की नेशनल रैली फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के खिलाफ है। रेडिकल लेफ्ट के नेता मेलोशों ये भी कहा करते थे कि इस्राइल और हमास पर दबाव बनाकर गजा में युद्ध विराम लागू करवाने की कोशिश करेंगे। रेडिकल लेफ्ट LFI के नेता यॉन लुक मेलोशों ने भी 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास को आतंकवादी कहने से इनकार किया था और उन पर यहूदियों के प्रति नफरती सोच रखने का आरोप भी लगा। इसके बाद यूरोपियन संघ के चुनाव में उनकी लोकप्रियता काफी गिर गई, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाने के कारण LFI को व्यापक समर्थन मिल गया है। मेलोशों मोरक्कन मूल के हैं और उन्होंने फ्रांस में माइग्रेशन विरोधी पार्टी की बढ़त रोक दी। राष्ट्रपति मैक्रों को लगा कि लेफ्ट दलों के बीच एकता नहीं बन पाएगी। इसी का लाभ उठाने के लिए उन्होंने अचानक चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन 4 दिनों के भीतर न्यू पॉपुलर फ्रंट के नाम से एक नया गठबंधन बन गया, जिसमें मेलोशों की पार्टी LFI सबसे बड़ी पार्टी है। ग्रीन पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी भी न्यू पॉपुलर फ्रंट के पार्टनर हैं। रेडिकल लेफ्ट LFI के नेता मेलोशों अमेरिका के विरोधी हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ झुकाव रखते हैं। मेलोशों के बारे में कहा जाता है कि फ्रांस में उन्होंने किसी भी नेता से ज्यादा मुसलमानों का पक्ष लिया और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा का खुलकर विरोध किया। भारत में 2024 के नतीजे आने के बाद मॉब लिंचिंग की कितनी घटनाएं हो गईं, मगर विपक्ष के नेता बयान देने की औपचारिकता देकर गायब हो गए। कोई भी नेता इन पीड़ित परिवारों के घर तक नहीं जा रहा। मेलोशों को फ्रांस का जेरेमी कोर्बिन माना जाता है। जेरेमी कोर्बिन ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता थे। उनकी नीतियां लेफ्ट की धारा से प्रभावित थीं, लेकिन उन्हें पार्टी से निकलना पड़ा क्योंकि लेबर पार्टी नहीं चाहती थी कि वे चुनाव लड़ें। इसके बाद भी कोर्बिन लेबर पार्टी की लहर में उसी के आधिकारिक उम्मीदवार को हराकर जीत गए। ऐसा नहीं था कि एग्जिट पोल में फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता लुपेन की पार्टी को बहुमत मिल रहा था, मगर बढ़त तो थी। दूसरे दौर के मतदान में मैक्रों के गठबंधन और लेफ्ट के गठबंधन ने मिलकर कुछ ऐसा किया जिसकी मिसाल भारत में इंडिया गठबंधन की रणनीति से मिलती जुलती है। पहले दौर के मतदान में जब लुपेन को बढ़त मिली तो उन्हें रोकने के लिए अति वाम दल, रेडिकल लेफ्ट और मध्यमार्गी दलों ने एक फैसला किया।
अपने अपने कमजोर उम्मीदवारों को चुनाव से हटा लिया, जिससे दोनों का मतदाता बटा नहीं। इसके बाद भी किसी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं आया, लेकिन लुपेन सत्ता से दूर हो गई। 200 उम्मीदवारों ने खुद को चुनाव से अलग किया था। इसका मतलब है राइट विंग को रोकने के लिए बाकी दलों में एकता के अलावा फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही थी। उनका अपना गठबंधन था जो तीसरे नंबर पर रहा, लेकिन लुपेन अपनी पार्टी को इस बार भी सत्ता नहीं दिला सकी। लुपेन ने भी आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी को बहुमत से दूर रखने के लिए मैक्रों और लेफ्ट गुप्त समझौता कर रहे हैं। मैक्रों ने चुनाव से पहले रेडिकल लेफ्ट और फार राइट दोनों को ही खतरनाक बताया था, लेकिन लुपेन को रोकने के लिए बाद में वे केवल आरएन को खतरनाक बताने लगे। रेडिकल लेफ्ट और मैक्रों के गठबंधन के बीच गुप्त समझौते के कारण लुपेन की पार्टी नेशनल रैली के कई उम्मीदवार बहुत कम अंतरों से हारे हैं। लुपेन की बहन 255 वोट से चुनाव हार गई। फ्रांस के मतदाताओं ने लुपेन की बढ़त रोक दी है। दूसरे दौर के मतदान में 1997 के बाद सबसे अधिक मतदान हुआ था। वैसे लुपेन की पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब तो नहीं है। 2 साल पहले उनकी पार्टी के 7 सांसद थे, इस समय 140 सांसद हो गए। क्या अगला चुनाव उनका होगा? देखा जाए तो इकलौती बड़ी पार्टी के रूप में एनआर ही उभर कर सामने आई है। लुपेन पिछले कई चुनावों से सत्ता में आने का प्रयास कर रही हैं। अपनी पार्टी में उन्होंने काफी कुछ बदलाव तो किया, मगर नफरती सोच, संकीर्णवादी सोच से वो दूर नहीं जा सकी। लुपेन ने 28 साल के जॉर्डन बॉर्डेला को पार्टी का अध्यक्ष बनाया और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी। टिकटॉक पर बड़ी फॉलोइंग है। युवाओं में पार्टी को इन्होंने लोकप्रिय बनाया और प्रवक्ता भी रहे। लुपेन 2027 के राष्ट्रपति चुनावों की तैयारी के लिए पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज से अलग होना चाहती थीं, तो उन्हें पार्टी का नेता बना दिया गया। बॉर्डेला को आगे करके पार्टी की पुरानी छवि बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन इस युवा उम्मीदवार ने जनता को प्रभावित नहीं किया। उनके आलोचक यूरोपीय संघ में जरूरी बिलों की वोटिंग के समय उनकी गैर हाजिरी को रेखांकित करते रहे और कहते रहे कि उन्हें नीतियों की ठीक से समझ नहीं। लुपेन की पार्टी आरएन उनके पिता ने 1972 में बनाई थी। फिलहाल तो फ्रांस के चुनाव में राइट आता हुआ दिख रहा था, लेकिन आ गया लेफ्ट। मेलोशॉन कभी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हुआ करते थे, लेकिन उससे अलग होकर उन्होंने एलएफआई बना ली। एलएफआई के नेता मेलोशॉन के नेतृत्व में गठबंधन को 182 सीटें मिली हैं। मैक्रों के गठबंधन को 163, आरएन को 143। 577 सदस्यों की नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 289 सीटें चाहिए। फ्रांस के संविधान के अनुसार 1 साल तक अब चुनाव नहीं हो सकते और वहां गठबंधन सरकार की भी परंपरा नहीं रही। तो अब चुनौती आ गई है कि सरकार किसकी बनेगी और चलेगी कैसे। तीनों ही दल एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। मैक्रों की पार्टी के कई सांसद रेडिकल लेफ्ट के साथ जाने को तैयार नहीं। तो क्या चुनाव के बाद फिर से कोई नया गठबंधन बनेगा? चर्चा है कि राष्ट्रपति मैक्रों इटली की तरह अलग अलग विषय के एक्सपर्ट को लेकर एक सरकार बना सकते हैं। 2022 से ही नेशनल असेंबली में मैक्रों को बहुमत नहीं है। उन्हें संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आर्टिकल 49.3 के तहत उन्हें यह अधिकार है कि संसद की सहमति के बिना भी विधेयक पास कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने पेंशन सुधार मामले में किया था। तो क्या मैक्रों एलएफआई के मेलोशॉन को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, जो उनकी ही नीतियों को आकर बदल देना चाहते हैं? फ्रांस में राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन उसे संसद में जाकर बहुमत हासिल करना पड़ता है। रेडिकल लेफ्ट नेता मेलोशॉन ने राष्ट्रपति मैक्रों से कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए और उनके घोषणा पत्र को लागू किया जाए। उनकी पार्टी भी जोर दे रही है कि सिर्फ उनकी पार्टी की ही नीतियां लागू होंगी। फ्रांस के लोगों की आर्थिक नीतियों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 1600 यूरो करना शामिल है। जरूरी खाद्य वस्तुओं, बिजली और गैस के दामों की अधिकतम सीमा तय करने का वादा करके चुनाव जीते हैं। फ्रांस में गठबंधन इसकी भी बात कर रहा है कि जरूरी चीजों की कीमतों की अधिकतम सीमा होनी चाहिए। हमने आपको पहले भी अपने वीडियो में दिखाया है कि जब फ्रांस में पेंशन सुधार लागू हुए तो जनता किस तरह सड़कों पर उतर आई।
रेडिकल लेफ्ट नेता मेलोशॉन ने कहा है कि वे इस अलोकप्रिय पेंशन सुधार योजना को खत्म कर देंगे, जैसे राहुल गांधी अग्निवीर योजना को समाप्त कर देने की बात करते हैं। आपको याद होगा कि फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 62 से 64 कर दिया गया। इसे वापस लिया जाने का वादा किया गया है। आर्थिक मोर्चे पर नेशनल रैली ने भी मैक्रों की पेंशन योजना को वापस लेने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जो 40 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं वे 60 की उम्र में रिटायर हो सकते हैं। लुपेन की नेशनल रैली देश की इमिग्रेशन नीतियों को सख्त बनाने की बात करती रही और ये उनके चुनावी अभियान का केंद्रीय मुद्दा था। उन्होंने अपने समर्थकों से फ्रांस की नागरिकता नीति की उस धारा को खत्म करने का वादा किया जिसमें विदेशी माता पिता की फ्रांस में जन्मी संतान को 18 साल का होने पर खुद ब खुद फ्रांस की नागरिकता मिल जाने का अधिकार प्राप्त था। उन्होंने इसमें कई और शर्तें जोड़कर मुश्किल बनाने की बात की थी। लुपेन ने वादा किया था अवैध शरणार्थियों को केवल आपातकालीन मेडिकल सुविधा मिलेगी और राज्य की कल्याणकारी नीतियों का लाभ सिर्फ फ्रेंच नागरिकों को मिलेगा। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि इस तरह की राजनीति को कहीं भी मान्यता नहीं मिल रही है। फ्रांस में लेफ्ट पार्टी का सबसे बड़े दल के रूप में उभरना बता रहा है कि यहां फ्रांस ने भी माइग्रेशन के विरोध के नाम पर अंध राष्ट्रवाद और नफरत की राजनीति को मौका नहीं दिया। जबकि फ्रांस के चुनावों के कवरेज को देखिए तो दक्षिणपंथी लुपेन की पार्टी की ही ज्यादा चर्चा थी। फ्रांस में इस समय मैक्रों की पार्टी का प्रधानमंत्री है गैब्रियल एटल, जो नाटो की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, मगर अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। फ्रांस में अचानक चुनाव कराने को लेकर मैक्रों की काफी आलोचना हो रही थी। इसकी वजह यह थी कि 26 जुलाई से पेरिस में ओलंपिक शुरू हो रहे हैं और जहां ओलंपिक हो रहे हों वहां इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता अच्छी नहीं है कि फ्रांस की सड़कों पर राजनीतिक प्रदर्शनों का दौर शुरू हो जाए। तैयारी तो यही है कि शीन नदी के दोनों तरफ 3 लाख से अधिक लोग आएंगे, स्वागत करेंगे और दुनिया भर के ओलंपिक खिलाड़ी नाव के जरिए इस नदी की यात्रा करेंगे। काफी समय से दावा किया जा रहा था कि शीन नदी को इतना साफ कर दिया जाएगा कि इसी में तैराकी की प्रतियोगिता कराई जाएगी। पेरिस के मेयर ने कहा है कि सारे बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि ओलंपिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लुपेन पिछले कई चुनाव से सत्ता में आने का प्रयास कर रही हैं। पार्टी ने बहुत कुछ बदला भी, मगर नफरती सोच से वह दूर नहीं जा सकी। लुपेन की पार्टी आरएन के अध्यक्ष जॉर्जन बार्डेला मात्र 28 साल के हैं। इस पार्टी के कई उम्मीदवारों के बारे में कहा जा रहा है उनकी सोच साफ नहीं है और कमजोर हैं। लुपेन की पार्टी आरएन उनके पिता ने 1972 में बनाई थी। ईरान में भी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। यहां पर सुधारवादी नेता मसूद पिज़ेश्कियान जीत गए हैं। ईरान के नतीजे को ब्रिटेन और फ्रांस से अलग देखना चाहिए। यहां जो भी जीतता है उसे संविधान के फ्रेमवर्क में ही काम करना पड़ता है। सुधारवादी वो लोग हैं जो मानते हैं कि 1979 की क्रांति के समय जो नियम बनाए गए थे वो आज के युवाओं की आकांक्षा से मेल नहीं खाते हैं। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद वहां चुनाव हुए। सवाल उठ रहा है कि क्या मसूद पिज़ेश्कियान की जीत से ईरान में कोई बड़ा सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आएगा। पिछले 4 दशक से प्रतिबंधों का सामना करते करते ईरान की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में तो नहीं है, मगर ईरान ने अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था खड़ी भी कर ली है। उसमें बहुत चमक दमक आपको नहीं दिखेगी जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, लेकिन ईरान के लोगों ने प्रतिबंध के दौर में भी जीना सीख लिया है। अपनी ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन कर लेते हैं और रूस और चीन के साथ उनकी मैत्री का फायदा भी मिलता है। तेल का निर्यात हाल के दिनों में बढ़ने से यहां पैसा भी आया, लेकिन फिर भी ईरान पर प्रतिबंधों का असर आपको दिख जाएगा। ईरान में पिछले कई चुनावों से रूढ़िवादी दलों के वोट घटते जा रहे हैं। सुधारवादी नेता पिज़ेश्कियान की जीत बड़ी घटना है। पहले दौर के मतदान में 6 उम्मीदवारों में से किसी को 50% से अधिक मत नहीं मिला तो नियम के मुताबिक दोबारा मतदान कराना पड़ा। दूसरे दौर के चुनाव में कई सरकारों में मंत्री रह चुके मसूद पिज़ेश्कियान ने रूढ़िवादी सईदी जलीली को हरा दिया। ईरान की व्यवस्था ऐसी है कि राष्ट्रपति बनकर पिज़ेश्कियान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। बड़े फैसले भले न ले पाएं। रईसी के पहले की रूहानी सरकार को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने की इजाजत तो मिली थी।
मगर सफलता नहीं मिली। पिज़ेश्कियान से भी उम्मीद होगी कि वे ईरान को प्रतिबंधों की जाल से बाहर निकालें, लेकिन उन्हें भी अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है कि हिजाब पहनने की निगरानी में ढील मिल जाए, मोरल पुलिसिंग करने वाले इरशाद को पीछे हटने के लिए कह दिया जाए। 2 साल पहले ईरान में हिजाब को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, औरतों ने हिजाब पहनने से इनकार कर दिया। यह देखना होगा कि पिज़ेश्कियान इंटरनेट पर लगे सेंसरशिप को हटाते हैं या नहीं। इसके कारण पश्चिमी देशों के 90% वेबसाइट बंद हैं, मगर यहाँ VPN आप खरीद सकते हैं। ईरान की जनता चाहे किसी भी दल का समर्थन करती हो, इस बात पर सहमत है कि फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। 2 दशक के बाद ईरान में सुधारवादी को सफलता मिली है। तो फ्रांस ब्रिटेन के नतीजे बता रहे हैं कि इमिग्रेशन के खिलाफ नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। फ्रांस, ब्रिटेन और ईरान के नतीजे बता रहे हैं कि गजा पर हो रही हिंसा और हमले के खिलाफ चुप्पी को जनता समझ चुकी है। इसका दबाव आने वाले समय में दूसरे देशों में भी दिखेगा। अगर गजा को लेकर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ब्रिटेन और फ्रांस की राजनीति और दूसरे देशों की राजनीति अनिश्चित दिशा में बढ़ सकती है। हथियारों को लेकर दुनिया के कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की गोलबंदी टिकाऊ नहीं लगती। यह साल दुनिया भर में चुनावों का है। दुनिया की करीब आधी आबादी मतदान में हिस्सा लेगी। उसके फैसलों से पता चलेगा कि वह नफरती आंधी के साथ है या अपने जीवन स्तर को बदलने के लिए नीतियों में बदलाव की राजनीति चाहती है। किसी समुदाय के प्रति नफरत की राजनीति खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन इससे लड़ने वाली राजनीति को एक बड़ा मौका तो मिला है कि वह अपनी सरकारों को बदले और जीवन के स्तर पर ध्यान दे, वरना फिर से नफरती राजनीति का भूत सर पर नाचने आ जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।